हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर नंबर 26 है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो फ्री बॉडी डायग्राम था। वो सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे। तो दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे कि आज का इस सेक्शन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर ये फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर ड्राई फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर स्टैटिक्स और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आखिर होता क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो आई होप दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फ्रिक्शन पूरी अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन को दोस्तों हम और भी तरह से बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब फ्रिक्शन का ही स्वरूप है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो व्हेन अ बॉडी मूव और ट्राई टू मूव ओवर द अनदर बॉडी इज फोर्स अपोजिंग द मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। दिस अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ डिफिनीशन पढ़ के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई बॉडी मूव करे या फिर मूव करने का कोशिश करे, जब कोई बॉडी मूव करे या फिर मूव करने का कोशिश करे, तो एक जो फोर्स होता है उस बॉडी को मूव करने से रोकता है। एक अपोजिंग फोर्स होता है, मतलब एक विरोध करने वाला फोर्स होता है। एक फोर्स होता है जो उस बॉडी को मूव करने से रोकता है। उसी विरोध या उसी फोर्स को जो मूव करने से बॉडी को रोकता है, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। मान लीजिए दोस्तों कि यह एक मेरा बॉक्स है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एक सरफेस पे पड़ा हुआ है। ये मेरा एक सरफेस है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इस पे दोस्तों हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब दोस्तों, इस फोर्स हम इसे फोर्स लगाए तो जनरल बात है दोस्तों कि ये इस डायरेक्शन की ओर मतलब कि मूव करेगा। लेकिन इसको एक रोकने वाला फोर्स होता है जिसी को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। वो इसको इस डायरेक्शन की ओर फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स होता है वो इस बॉक्स को बोलता है कि तुम इस डायरेक्शन ना बढ़ो, तुम इस डायरेक्शन बढ़ो, क्योंकि हम इसको इस वाला डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स होता है इसको इस डायरेक्शन में रोकता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमको 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है दोस्तों, और हम लगा रहे हैं 9 न्यूटन का फोर्स, ठीक है दोस्तों। अगर 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ये। तो आखिर मेरा 9 न्यूटन का फोर्स गया कहाँ। तो वो आपका 9 न्यूटन का जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के में समाप्त हो गया। मतलब कि आप 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और फ्रिक्शन था आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं किया। वहीं दोस्तों, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है और अगर हम 11 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा आसानी से, क्योंकि हम फ्रिक्शन फोर्स से भी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर। तो इसीलिए दोस्तों ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर लेगा। तो फ्रिक्शन दोस्तों, सिंपल से शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि बॉडी को मूव करने, जो कि बॉडी को जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक और डिफिनीशन है दोस्तों फ्रिक्शन का। तो वी कैन से डैट द फोर्स विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वही बात है दोस्तों कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, वो फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो आई होप दोस्तों आपको फ्रिक्शन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब दोस्तों हम लोग यह पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। तो जनरली दोस्तों फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ड्राई फ्रिक्शन, एक फ्लूइड फ्रिक्शन। अब दोस्तों जो ड्राई फ्रिक्शन है उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनेमिक फ्रिक्शन। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक विस्कस फ्रिक्शन, एक नॉन विस्कस फ्रिक्शन। अब दोस्तों जो डायनेमिक फ्रिक्शन था उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए दोस्तों हम लोग बारी बारी से कर करके यह ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारे फ्रिक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये सब होता क्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम होता है आपका सॉलिड फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, तो व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू ड्राई सरफेस देन वन सरफेस आर मूविंग रिलेटिव विथ अनदर सरफेस देन इट इज नोन एज ड्राई फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रिक्शन हम वैसे फ्रिक्शन को कहते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रिक्शन है तो जनरल बात है कि फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट पर ही लगेगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ना दोस्तों फ्रिक्शन लगेगा। तो ड्राई फ्रिक्शन में वही कहता है दोस्तों कि जो दो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई लुब्रिकेंट नहीं होना चाहिए, वो दोनों सरफेस जो होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए। तो दो ड्राई सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं हम लोग सॉलिड फ्रिक्शन। अब दोस्तों हम बताए थे कि ड्राई फ्रिक्शन का भी दो टाइप होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन आज आप लोगों को हम स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन पूरी अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट फोर्स दैट इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट अंटिल द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ओवरकम। देखिए दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन आप मोटा माटी समझिए क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों ये मेरा सरफेस है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, और हम अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं दोस्तों। और हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं F1, और जो कि फोर्स है मेरा 10 न्यूटन का। फिर से हम दोस्तों वही एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है, और इस बॉक्स को हम मूव करने के लिए हम लोगों को फोर्स चाहिए 11 न्यूटन। तो हम देखिए दोस्तों, हम इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये तो बॉक्स जो कि मूव करेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा नहीं। तो मतलब कि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन वैसा ही फ्रिक्शन को कहता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे, डैट मीन्स क्या रहे, तो वह रिमेन एट रेस्ट रहे, रिमेन एट रेस्ट रहे, मतलब कि ये रेस्ट कंडीशन में रहे। अब मूव नहीं करेगा दोस्तों तो ये रेस्ट कंडीशन में है, तो रिमेन एट रेस्ट रहे, तो वैसे फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि दोस्तों हम वैसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगे लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या में रहे, तो रेस्ट में ही रहे, क्योंकि उसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, तो जो फोर्स है वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन बस वही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगा तो रहे लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब डायनेमिक फ्रिक्शन, जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, डायनेमिक फ्रिक्शन, और डायनेमिक फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए दोस्तों, नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, डायनेमिक फ्रिक्शन माने वैसा फ्रिक्शन जो डायनेमिक हो, मतलब वैसा फ्रिक्शन जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगे। तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगे उसी को दोस्तों हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहेंगे। और इसका भी दोस्तों हम नाम से ही स्पष्ट क्या होता था, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, तो वैसा फ्रिक्शन जो किसी स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट पर लगे। स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट करने का मतलब कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट पर लगे, मतलब कि रेस्ट कंडीशन वाला ऑब्जेक्ट पर लगे, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टैटिक्स फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम बता रहे थे दोस्तों कि डायनेमिक फ्रिक्शन, तो वैसा फ्रिक्शन जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट पर लगे, करने का मतलब कि मूव करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगे, तो उसी दोस्तों हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो एक बार डेफिनेशन से भी दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड स्टार्ट मूविंग व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वन सरफेस टू अनदर सरफेस इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। बात से वही है दोस्तों कि बात सेम है, यहाँ पर यही बोल रहा है कि वैसा दो सरफेस जो मूविंग स्टार्ट करे, मतलब जब उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो, मतलब जब उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे तो वो क्या कर देवे कि वह मूविंग स्टार्ट कर दे, मतलब कि वो चलने के लिए शुरू कर दिया या फिर मूव करने का प्रारंभ कर दे, तो उसे दोस्तों बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डायनेमिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, द वैल्यू ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो दोस्तों जो डायनेमिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, वो हर हमेशा छोटा होता है या लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो हम बोल सकते हैं कि डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है इज लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक बात और है दोस्तों कि स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन का रेशियो अगर निकाला जाए तो वो 1 से बड़ा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन रेशियो डायनेमिक फ्रिक्शन किया जाए तो ये बड़ा होगा 1 से, 1 से बड़ा होगा स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन का रेशियो। तो अब दोस्तों हम लोग बताए थे कि डायनेमिक फ्रिक्शन का भी दो टाइप होता है। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता था रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, स्लाइडिंग में बी डिफाइन एज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस व्हेन वन सरफेस स्लाइड ओवर द अनदर सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोस्तों कहने का यह मतलब है कि वैसा फ्रिक्शन जो किसी स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट पर लगे। स्लाइड करने का मतलब क्या दोस्तों, तो वेन द देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन से भी कहा गया है कि टू सरफेस, मैंने कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो एक्ट करता है दो सरफेस पे। कौन सरफेस पे? अब फ्रिक्शन है दोस्तों तो दो ही सरफेस पे एक्ट करेगा, तो दो सरफेस पे एक्ट करता है। वेन वन सरफेस स्लाइड मतलब कि एक सरफेस क्या है स्लाइड कर दे, मतलब स्लाइड करे अनदर सरफेस पर, मतलब कि जो एक सरफेस है वो स्लाइड करे अनदर सरफेस पे। देखिए दोस्तों हम एग्जांपल से भी आप लोगों को समझाते हैं। देखिए दोस्तों ये एग्जांपल है। देखिए दोस्तों मान लीजिए जो ज़मीन है ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है। और ये जो हम थोड़ा सा इसमें कलर अपना चेंज कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखो ये जो है मेरा, ये जो जिसमें इस जो भी बच्चे लोग ये सब बैठे हुए हैं, यह मेरा अनदर सरफेस है। तो हम बताया थे दोस्तों डेफिनेशन के अनुसार कि एक सरफेस, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये स्लाइड करे अनदर सरफेस पे, मतलब कि ये एक सरफेस है ये स्लाइड कर रहा है इस ज़मीन वाले सरफेस पे, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल दोस्तों इस वाले एग्जांपल में भी कि ये जो स्केटिंग है, जो स्केट है ये एक सरफेस है और ये जो बर्फ़ है वो दूसरा सरफेस है। तो जो स्केटिंग है वो स्लाइड कर रहा है बर्फ़ वाले पे, मतलब कि एक सरफेस स्लाइड कर रहा है अनदर सरफेस पे, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक और बच गया था रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, तो नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि वैसा फ्रिक्शन जो मतलब कि जो एक सरफेस है वो रोल करे अदर सरफेस पे, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये मेरा आप यहाँ ये जो ट्रॉली बैग है इसे देखिए, ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा एक सरफेस है और इसका जो चक्का लग रहा है ये जो रोल कर रहा है, मतलब कि ये एक सरफेस है मान लीजिए, मतलब जो भी टायर जो भी है मतलब आउटर लेयर है इस चक्का का, वो मान लीजिए कि अदर सरफेस है। तो वो जो चक्का का जो आउटर लेयर है वो रोल कर रहा है किस वाले सरफेस पे, तो ये ज़मीन वाले सरफेस पे। तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि नहीं है दोस्तों, आराम से बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, यह आप लोग दोस्तों खेले होंगे। देखिए दोस्तों ये जैसे कि बॉल रहता है, इसको हम हाथ से पकड़ के फेंकते हैं और इसमें से यहाँ पर ये रोल करते हुए जाता है, कि मतलब कि ये जो बॉल है ये इस सरफेस पे रोल कर रहा है, तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल है दोस्तों कि ये जो जूता होता है, जूता का नीचे जो चक्का लगा हुआ था ये भी रोल करता है ज़मीन वाले पे, तो इसको भी हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। चेयर का नीचे जो चक्का लगा हुआ रहता है दोस्तों उसको भी हम रोलिंग फ्रिक्शन कर सकते हैं। स्केट बोर्ड जो रहता है, स्केट ये जो नीचे चक्का हुआ लगा रहता है ये भी रोल करता है ज़मीन वाले सरफेस पे, मतलब कि एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस पे रोल कर रहा है, तो उसको भी हम दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन कर सकते हैं। फिर ये भी दोस्तों रोल कर रहा है, और यहाँ से आपको साइकिल वाला भी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये जो साइकिल का जो टायर है वो भी रोल कर रहा है ज़मीन वाले सरफेस पे। तो इसका दोस्तों जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये ऊपर की ओर लगता है, एयर रेजिस्टेंस है इस डायरेक्शन में लगता है, मैंने हवा का प्रतिरोधक। अप्लाइड फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ग्रेविटी हम लोगों को नीचे की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन हम लोग को इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये जो आदमी है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग को सेकंड वाला पढ़ते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों हम लोग बताए थे कि ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या बताए थे दोस्तों कि वैसा फ्रिक्शन जो दो ड्राई सरफेस पर लगे उसी को दोस्तों हम बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होगा दोस्तों, तो वैसा फ्रिक्शन जो किसी फ्लूइड सरफेस पर लगे, मतलब कि लुब्रिकेंट वाले सरफेस पर लगे, तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन का भी दोस्तों दो टाइप होता है, एक विस्कस फ्रिक्शन एक नॉन विस्कस फ्रिक्शन। तो विस्कस फ्रिक्शन तो नॉन विस्कस फ्रिक्शन दोस्तों इसे हम लोग आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फ्लूइड फ्रिक्शन
समझते हैं क्या होता है। तो जनरली दोस्तों फ्लूइड फ्रिक्शन भी वही होता है कि जो किसी फ्लूइड वाले सरफेस पर लगे, उसी को दोस्तों में बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आइए दोस्तों आपको फ्लूइड फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर दोस्तों आपको फ्रिक्शन क्या होता है समझ गए होंगे, फ्रिक्शन का टाइप क्या है ये भी समझ गए, ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है ये भी समझ गए, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है ये भी समझ गए, स्टैटिक्स और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है ये भी समझ गए, और स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये भी आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक ऑन अ ग्राउंड। तो ये दोस्तों बिना फ्रिक्शन के हम लोग चल नहीं सकते हैं, ये फ्रिक्शन का ही देन है जो हम लोग चलते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो विदाउट फ्रिक्शन डू नॉट राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्राइंग शीट एंड पेपर। मतलब ये फ्रिक्शन का ही देन है दोस्तों कि हम लोग किसी भी बोर्ड पर लिख सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता दोस्तों तो हम लोग बोर्ड पर लिख भी नहीं सकते थे। विदाउट फ्रिक्शन ब्रेक वाज नॉट अप्लाइड ऑन अ व्हीकल और मोटर। मतलब बिना फ्रिक्शन के दोस्तों हम लोग जो ब्रेक रहता है वो भी काम नहीं करेगा। मतलब कि बिना फ्रिक्शन का जो मोटरसाइकिल होता है उसमें हम ब्रेक मारते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वो ब्रेक काम नहीं करता। तो विदाउट फ्रिक्शन ब्रेक वाज नॉट फंक्शनली या प्रॉपरली वर्क, ये होगा तीसरा आपका एडवांटेज। चौथा एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो विदाउट फ्रिक्शन मेनी डिवाइस लाइक नॉट वोल्ट बेल्ट आर नॉट एबल टू फंक्शनली प्रॉपरली। मतलब कि बोल रहा है दोस्तों कि विदाउट फ्रिक्शन हम लोग नट जो कसते हैं, नट वोल्ट जो भी कसते हैं वो सब आसानी से नहीं कसाता है, मतलब कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो ये सब दोस्तों फ्रिक्शन का ही देन है कि हम लोग चल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ब्रेक लगा सकते हैं, हम लोग नट बोल्ट कर सकते हैं। तो ये सब फ्रिक्शन का ही देन है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है दोस्तों। तो डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन काउजेज द लॉस ऑफ पावर इन द मशीन। देखिए दोस्तों मशीन जो रहता है उसमें फ्रिक्शन लगने की वजह से ही पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर कोई मशीन ना दोस्तों उसमें अगर फ्रिक्शन ना लगे तो उसमें फ्रिक्शन ना लगने की वजह से पावर तो कम लगेगा, मतलब पावर उसमें कम एज्यूम होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बता रहे दोस्तों कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, तो फ्रिक्शन जहाँ भी लगेगा वहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, तो पावर ज़्यादा उसमें कंज्यूम होगा, मतलब पावर उसमें ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो देखिए दोस्तों अब फ्रिक्शन काउजेज द डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मशीन। देखिए दोस्तों एफिशिएंसी करने का मतलब कि क्षमता, जो मशीन के काम करने का जो क्षमता होता है वह फ्रिक्शन की वजह से ही कम हो जाता है। ये आपका दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, तो इट काउजेज द रेजिस्टेंस टू व्हीकल एंड थस कंज्यूम मच फ्यूल। हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों जो फ्रिक्शन लगने की वजह से ही हम लोगों को तो पावर तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो फ्यूल होता है वो भी ज़्यादा खाता है। अगर कोई मशीन है, मशीन में हम लोग फ्यूल डालते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा लगे तो हमको फ्यूल ज़्यादा क्या होगा, तो कंज्यूम होगा। अगर फ्रिक्शन कम लगे तो हम लोग फ्यूल कम कंज्यूम होगा। इसलिए दोस्तों हम लोग जनरली जो मशीन वशीन होते हैं जिसमें, तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, तो उसमें हम लोग लुब्रिकेंट ये सब डाल देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम लगे। कि अगर फ्रिक्शन कम लगेगा तो हम लोगों को पावर बचेगा, मेरा जो मशीन है उसका जो एफिशिएंसी वो बढ़ेगा और मेरा फ्यूल भी कम लगेगा। और हाँ दोस्तों फ्रिक्शन की ही वजह से जो मशीन का जो लाइफ होता है वो कम होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो मशीन का जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन लगने की वजह से ही मशीन का जो लाइफ होता है वो भी डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग प्रीवियस वाले स्लाइड में देखे थे, ये देखिए इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरा एक घूम रहा है, इसको घुमा रहा है, फिर ये घूम रहा है, तब दोस्तों ये घूम रहा है। मतलब कि हम बता रहे हैं दोस्तों, एक मिनट। देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग बता रहे ये घूम रहा था तो फिर ये घूम रहा था। तो देखिए दोस्तों अभी इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन मतलब लगेगा, तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा दोस्तों कि ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी इसको घुमा रहा है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है। तो देख सकते हैं कि ये आसानी से इसमें रोटेट करेगा ऐसा, ये जैसे इसमें रोटेट कर रहा है ये भी आसानी से रोटेट करेगा। तो इसमें अगर लुब्रिकेंट हम डाल दें तो ये आसानी से रोटेट करेगा। तो इसीलिए अगर हम लुब्रिकेंट इसमें डालते हैं ना दोस्तों कि इसका जो इसमें हमको पावर भी कम देना पड़ेगा, फिर फ्यूल भी इसमें हम कम खाएंगे, एफिशिएंसी मेरा बढ़ जाएगा, इसमें क्षमता बढ़ जाएगा काम करने का। इसलिए दोस्तों ये सब होता है आपको। तो आप लोगों के दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज जैसे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो हम बताया दोस्तों कि लुब्रिकेंट डाल देंगे मशीन पार्ट में तो मेरा जो भी है फ्रिक्शन कम लगेगा। फिर क्या कर देंगे, जो मशीन पार्ट है उसको हम पॉलिश कर देंगे, उससे भी मेरा फ्रिक्शन जो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। फिर बॉल बियरिंग कर देंगे तो उससे भी हमको जो भी होगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बॉल बियरिंग दोस्तों एक होता है जो कि आप देखे होंगे कि ऐसा रहता है, मान लीजिए ये रहता है, इसके अंदर भी एक लेयर आता है और इसके ऊपर दोस्तों एक
गोल गोल रहता है, मतलब कैसा आप लोग बेरिंग नाम जानते होंगे दोस्तों कि कुछ इस तरह से रहता है। और इसको आसानी से आप ये जो ऑटो सरफेस है इसको आप घुमा सकते हैं इस वाले सरफेस को पकड़ के। तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों बॉल बेरिंग। तो ये सब हम मशीन में फिट करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। व्हेन द बॉडी जस्ट बीइंग टू मूव ओवर अनदर बॉडी देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ मोशन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन कहने का मतलब यह दोस्तों कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो उस जगह को जो फ्रिक्शन लगता है उसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो एक सपोज डैट दोस्तों कि यह मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा ज़मीन है, मतलब ये मेरा सरफेस है, ये मेरा सरफेस है। अब इसको हमको मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए हम लोगों को 10 न्यूटन का, ठीक है दोस्तों। और हम इस पर लगा रहे हैं कितना न्यूटन का फोर्स? 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। हम 9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, हम उसको मूव कराने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो हम इसमें कितना भी मतलब कोशिश कर ले, अगर हम 9 ही न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो यह वो मूव करेगा ही नहीं। तो अगर क्या हो दोस्तों कि अगर हम इसमें जस्ट मतलब 1 न्यूटन फोर्स और बढ़ा दें, मतलब कि हम 9 न्यूटन से फोर्स लगा के 10 न्यूटन लगा दें, तो ये क्या होगा दोस्तों, मतलब कि यह अगर मूव करने एकदम करने की कोशिश में होगा कि अगर हम थोड़ा सा और इसमें मतलब कि इसमें 0 पॉइंट मतलब 10.00000000 अगर 1 भी हम लगा दें तो ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। तो बता रहे दोस्तों कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसका द मैक्सिमम वैल्यूम कि हम इसका क्या है दोस्तों, अगर 10 लगा रहे थे तो यह स्टैटिक्स में था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम 10.00000001 अगर भी लगा दिए तो ये क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट हो गया। मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। जो हाँ दोस्तों एक और पॉइंट ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगता है दोस्तों? तो ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर लगता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था मेरा दोस्तों यहाँ पर, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर वाला डायरेक्शन में यह लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग रिएक्शन फोर्स जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से एफ लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन लिख सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग डिनोट एन से करते हैं। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे इस कांस्टेंट को लाते हैं, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है दोस्तों? तो म्यू। ये क्या है? हियर म्यू इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, मतलब क्या है ये? म्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है एंड इट इज नोन एज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इससे किस नाम से जाना जाता है? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर यह फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया कैसा आया। एफ लिमिट बराबर होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये आपको को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को। यहाँ पर दोस्तों वही लिमिटिंग फ्रिक्शन को दर्शाने के लिए एक फिगर बनाया है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं ये मेरा सरफेस था, ये मेरा सरफेस था और इस पर मेरा एक बॉडी रखा हुआ है। इस बॉडी पर मेरा नॉर्मल जो रिएक्शन ये ऊपरी को लग रहा है, अप्लाइड फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है और ग्रेविटी फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या दोस्तों? एक तरह से फ्रिक्शन ही ना है। तो आप जानते ही दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो वही लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है। तो इससे जनरल बात है दोस्तों कि इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब दोस्तों हम लोग बताए थे कि जो म्यू होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो आखिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कि दोस्तों कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का रेशियो और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो कर दिया जाए तो उसी को दोस्तों हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बटा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को म्यू हो जाएगा। म्यू मतलब तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे डेफिनेशन से भी बताया गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइन द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको डिनोट को चीज़ करते हैं दोस्तों, तो म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया दोस्तों और इसके रेशियो में नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो ये दोनों देख सकते हैं, ये में रेशियो में है
एफ लिमिट बटे एन। तो यहाँ से आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। और यह जो होता है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। अब लोगों को हम लोग कुछ लॉ है मैकेनिक्स फ्रिक्शन में, मतलब कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है, तो इसको बारे में हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। यह स्टैटिक्स और डायनेमिक दोनों पर के लिए है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वही बात कर रहा है दोस्तों, जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बताया दोस्तों कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन से। तो यहाँ से हम ये भी बताया दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन गिवन अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बता दें दोस्तों कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। वही सब मतलब जो प्रीवियस हम जो बताया टॉपिक, उसी सब टॉपिक को लॉ में भी हम लोग कर सकते हैं। और एक और लॉ है क्या, तो एक और लॉ है फ्रिक्शन का दोस्तों को, क्या लॉ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो डिपेंड होता है सरफेस का, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस के। तो फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस, मतलब जितना ज़्यादा रफनेस बढ़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स हमको उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सरफेस जो है स्मूथ रहेगा उतना कम हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं कि ज़मीन जैसा समतल रहता है, मतलब कि टाइल्स वाला ज़मीन आप लोग देखे होंगे दोस्तों, उसमें कोई ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगेगा तो बहुत आसानी से मूव करता है। लेकिन वही अगर उबड़ खाबड़ ऐसा मतलब ज़मीन रहे तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट रहे, उस पर आप फोर्स लगा या बहुत मुश्किल से मूव करेगा। तो वही बोल रहा है दोस्तों कि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। एक और लॉ ये बोल रहा है दोस्तों कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मटेरियल के कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो आप लोगों को दोस्तों लॉ ऑफ फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग तो दोस्तों लास्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोस्तों क्या होता है, तो द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि दोस्तों क्या बोल रहा है कि एंगल बिटवीन किस के बीच के एंगल बिटवीन बोल रहा है कि मतलब दोस्तों, तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसी को दोस्तों वो बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि डिनोट किया जाता है आपको थीटा से, नहीं तो फिर फाई से। जैसे कि दोस्तों आप लोग इस फिगर में ध्यान से देखिए, यह दोस्तों आपका एक सरफेस है जो कि इस ऐसे है, ये मेरा सरफेस है। तो यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जानते हैं दोस्तों कि ये ऊपर के डायरेक्शन में लगता है, तो मेरा जो ऊपर के डायरेक्शन में बी लग रहा है वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। और अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वाला डायरेक्शन में लग रहा है, मैंने पी वाला डायरेक्शन में लग रहा है। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ से मेरा एक रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि मेरा इस डायरेक्शन में है। तो इस वाले डायरेक्शन के बता रहे दोस्तों, जैसा कि इस वाले डायरेक्शन वाला मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन और रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन के बीच का जो भी एंगल होता है, ये जो एंगल हम दिखा रहे हैं, जो एंगल होता है इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं दोस्तों। तो हाँ, अब इसको हम थोड़ा डेराइव करते हैं दोस्तों कि इन ट्रायंगल ओ बी ए करने का मतलब किस ट्रायंगल में दोस्तों, तो ओ यहाँ से यहाँ बी और यहाँ से यहाँ तक ए, मतलब कि ओ बी ए इस वाला डायरेक्शन में। इस वाला डायरेक्शन में दोस्तों टेन थीटा बराबर हम लेते हैं। तो हम लोग पढ़ते थे दोस्तों कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई बी होता है। साइन थीटा बराबर क्या दोस्तों, तो पी बाई एच होता है। तो आप लोग कॉस थीटा का हमको आंसर बताइए क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी बोले तो दोस्तों क्या, तो परपेंडिकुलर, और बी बोले तो क्या, बेस। तो बेस दोस्तों इस ट्रायंगल में कौन आप समझ रहे हैं, तो बेस यही ना होगा दोस्तों, ये जो है ये जो हम यहाँ पर जो डार्क कर रहे हैं वो बेस है मेरा। तो बेस करने मतलब क्या है दोस्तों, तो ओ बी करने मतलब ओ और बी, यहाँ पर ओ बी हो जाएगा दोस्तों। अब परपेंडिकुलर हम किसे मानते हैं दोस्तों, तो परपेंडिकुलर हम लोग किसे मानेंगे, इसी को ना मानेंगे जो कि 90 डिग्री पर एक्ट करता है। तो ये देखिए दोस्तों ये सीधा है, तो ये जो ए बी है ये मेरा क्या है, तो परपेंडिकुलर है। यहाँ से मेरा पी बाई बी के जगह पर आ गया ए बी और बी के जगह पर आ गया मेरा ओ बी। तो ए बी क्या है दोस्तों, तो यह फ्रिक्शनल फोर्स है जो भी इस वाला डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो भी है। और यहाँ पर जो ओ बी है वो क्या है मेरा एन है, एन बोले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हम बोले थे कि जो फ्रिक्शनल जो भी होता है
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बोले दोस्तों कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका रेशियो और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो, उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो रेशियो हम यहाँ से निकल गया मेरा क्या, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है मेरा दोस्तों ये वाला, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, किस फॉर्म में है, तो रेशियो के फॉर्म में है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं म्यू। म्यू क्या होता है दोस्तों, तो म्यू से हम डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। यहाँ से थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स म्यू। यहाँ से थीटा बराबर आपको आ गया क्या, तो 10 इनवर्स म्यू। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 10 इनवर्स म्यू। ये आपको आ गया यहाँ से फार्मूला, यहाँ से आपको प्रूफ भी हो गया और ये आपको लास्ट में फार्मूला भी आ गया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो बस दोस्तों फिलहाल किस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में। अगर वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो शेयर करना ना भूले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।